2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने के बाद अब पार्टी की नजर पंजाब और दक्षिण के राज्यों पर है। माना जा रहा है कि 5 भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने की परफेक्ट चाल चली। क्या बीजेपी को लगता है कि जीत के लिए राम मंदिर काफी नहीं होगा? 400 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही बीजेपी कौन कौन से दांव चल रही है? बीजेपी साल 1980 में गठित हुई और 1989 में हुए पालमपुर सम्मेलन के बाद उसने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में जगह दी। इसके बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से सीधे 85 सीटों पर कब्जा किया, साथ ही 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। साल 1990 में बीजेपी अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और मध्य अवधि चुनावों में 120 सीटें जीती। 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी ने 1996 के लोकसभा चुनावों में 161 सीटें जीती। तो वहीं 1996 में बीजेपी गठबंधन की सरकार ने 13 दिन, 1998 में 13 महीने और 1999 से 2004 तक यानी पूरे 5 साल तक अपनी सरकार चलाई। बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को पकड़े रखा। इसी मुद्दे के साथ साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ और 2019 में पीएम मोदी ने कहा कि संविधान के नियमों के तहत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराया जाएगा। मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहाँ शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। जेएनयू के प्रोफेसर मणिन्द्र नाथ ठाकुर के मुताबिक राम मंदिर ने बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए एक प्रतीक किया, जिसका इस्तेमाल उसने हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति को साधने के लिए किया। माना जा रहा है कि बीजेपी को 370 सीटों तक पहुंचने के लिए राम मंदिर काफी नहीं होगा। इस मुद्दे का प्रभाव उत्तर भारत में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण में इसका असर कम होगा। आखिर बीजेपी क्यों तमाम राज्यों में अपना कुनबा बढ़ाने पर जोर दे रही है? इसके मायने क्या है? अब एक नजर इस पर भी। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनकी कोशिश एक बड़ी जीत की है। इसी वजह से वो अन्य राज्यों में भी अलायंस बनाकर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। हाल ही में बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट बिहार में देखने को मिला, जब नीतीश ने फिर से एनडीए का दामन थामा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना लगभग तय माना जा रहा है। जयंत के साथ आने से उसे 27 सीटों पर फायदा हो सकता है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा। दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब में पुराने सहयोगी रहे अकाली दल को एक बार फिर एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है। दक्षिण में अपना किला मजबूत करने में लगी बीजेपी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को साथ लाने की कवायद में जुटी है। साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी वो बात कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी अच्छी स्थिति में है, लेकिन 400 के आंकड़े को पाने के लिए उसे दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक कर्नाटक में राम मंदिर के मुद्दे का असर देखने को मिल सकता है। ये राज्य शुरू से ही बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार रहा है। दक्षिण के राज्यों की कुल 131 सीटों में से बीजेपी के पास केवल 29 सीटें, जबकि केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उसके सामने खाता खोलने तक की चुनौती है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री इस साल की शुरुआत से अब तक 3 बार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ बीजेपी ने दक्षिण भारत के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी ने भारत रत्न को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चुनाव से ठीक पहले किए गए ये ऐलान पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। JP नड्डा ने शॉल पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है। साथ ही भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का प्रचार प्रसार भी करना होगा। उधर नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है।
भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है। इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे क्षेत्र करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। इस तैयारी से हम लगे। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके बाद बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। प्रस्ताव पास होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। खास बात यह है कि भाजपा के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई। बीजेपी इसे आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है, जिसका मतलब है कि किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। मौजूदा नियमों के मुताबिक देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। पार्टी के संविधान की धारा 21 के मुताबिक कोई भी सदस्य 3 साल से लगातार 2 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष रह सकता है।